स्टूडेंट आज से ड्रीम टेक एजुकेशन एक स्टार्ट कर रहा है सीरीज जिसका नाम है मेरी एग्जाम, है ना। ये जो मेरी एग्जाम है, ये मेरी एग्जाम के तहत हम लोग कंप्लीट कोर्स करेंगे, है ना। कंप्लीट कोर्स करेंगे किसका? साइंस का और सोशल साइंस का, है ना। क्योंकि अभी भी हमारे पास अप्रॉक्स 90 डेज है। इस 90 डेज में अगर हम लोग चाहें तो कंप्लीट अपना सिलेबस कर सकते हैं। और लास्ट का जो कंप्लीमेंटेशन होता है किसी भी सिलेबस को अगर लास्ट में कंप्लीट किया जाए तो आई थिंक मच बेटर होता है, जो कि हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम में हमारे लिए बहुत अच्छा शो करेगा रिजल्ट, है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है वो है केमिस्ट्री का क्लास, और हम लोग पहले लेसन से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को और समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस केमिस्ट्री को पढ़ा जाए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सके बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले देखिए, दुनिया में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसी तरीके से मटेरियल की भी चेंज होते हैं। मटेरियल चेंज के साथ साथ बहुत सारा चेंजिंग है। तो हम लोग चूंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए मटेरियल पर ज्यादा ध्यान देंगे, और मटेरियल के चेंजिंग को यानी सबस्टेंस जो चेंज करता है इसी को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे आज की क्लास में, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे चेंजेस। ये जो चेंज होते हैं वो दो तरीके का होता है ना। पहले को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज कहते हैं इसको, और दूसरे को कहते हैं केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। ये जो फिजिकल चेंज होता है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, है ना। नो एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, है ना। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या देखेंगे कि यहां पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। अब क्या है कि अगर हम फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो हमें अभी तक जो पता चला कि फिजिकल चेंज वैसा चेंज है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। केमिकल चेंजेस वैसे चेंजेस हैं जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं। इसी के तरीके से हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे दोनों में। जैसे फिजिकल चेंज का मतलब हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। देखिए होगा क्या कि अगर हमारे पास आइस है ना, इधर हम लोग कर लेते हैं। अगर आइस है तो आप इसको जब हीट कीजिएगा, है ना, जब आप हीट कीजिएगा तो ये क्या करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लिक्विड वाटर बनाएगा। और इस लिक्विड वाटर को फिर से अगर हम लोग कूल कर दें तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक चीज और समझ में आया कि अगर हमें लिक्विड से आइस बन जा रहा है या आइस से फिर से ये लिक्विड फॉर्म में वाटर आ रहे हैं तो ऐसे को हम लोग कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन, है ना। इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं या इसको रिवर्सेबल चेंजेस भी बोलते हैं। जबकि अगर केमिकल चेंजेस की बात करें तो डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इसका एग्जांपल है। रिस्पायरेशन इसका एग्जांपल है ना। रिस्पायरेशन इसका एग्जांपल, इसमें क्या करते हैं, इनटेक करते हैं हम लोग ऑक्सीजन को, है ना, और जो बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन इसको कहा जाता है इंस्पायरेशन, है ना। इस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा समझेंगे जब रिस्पायरेशन चैप्टर करेंगे तब। तो यहां पे क्या समझ रहे हैं कि इंस्पायरेशन करते हैं O2 का और एक्सपायरेशन करते हैं CO2 का। तो इसी से हमें पता चलते हैं कि जो फिजिकल चेंजेस है उसमें कोई नई सब्सटेंस नहीं बनती है। आइस को हम लोग अगर हीट कर दें तो वो लिक्विड हो जाता है, लिक्विड को कूल कर दें वो आइस आ जाता है, मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। केमिकल चेंजेस में क्या देख रहे हैं कि अगर एक रिस्पायरेशन का एग्जांपल ले लें तो इंस्पायरेशन जो हम लोग इनटेक करते हैं वो ऑक्सीजन होता है, यानी कि यहाँ पे CO2 भी होते हैं
लेकिन वो कम अमाउंट में होता है ऑक्सीजन का। जबकि यहां जब निकलेगा ये तो यहाँ पे CO2 मोर होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक नया प्रोडक्ट हमको देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निकल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग केमिकल चेंजेस के अंदर में रखते हैं, है ना। अब यही जो केमिकल चेंजेज है इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, है ना। ये जो केमिकल चेंजेज है इसी से हमको समझना है केमिकल रिएक्शन। तो देखिए अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या कहा जाएगा कि जब when two or more than two substances combine together या react with each other and form a new substance is called chemical reactions। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल्स हो सकता है प्लस दूसरा भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है ना। एक एटम हो सकते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल्स हो सकता है ना। एक मॉलिक्यूल्स हो सकता है और उसके बाद एक कंपाउंड हो सकते हैं। ये इस तरीके से आपस में मिलेंगे और हमेशा एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आपको एक न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, एक न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, न्यू प्रोडक्ट मिलेगा। इससे पता चलता है हमको, है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या कि मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड मिल रहा है। यानी एक चीज आपको कॉमनली देखने को मिल रहा है कि अगर मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बात हो या एटम एटम की बात हो, एटम मॉलिक्यूल्स की बात हो, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स की बात हो, ये सभी कंपोजिशन हमारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन, है ना। अब देखिए बात है कि अगर केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझने का कोशिश करें तो यहाँ पे चीजें और अच्छी हो सकती है। जैसे केमिकल रिएक्शन में हम जैसे लिखेंगे ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, है ना। तो ये एक नया सब्सटेंस बनाएगा जिसको कहते हैं वाटर, है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जब हम मिला देंगे तो मिलेगा क्या, वाटर। अब देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिला तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है ना। ये चीजें बताती है। यहाँ पे तीन पार्ट इस पूरे रिएक्शंस के हैं। पहला वैसा प्रत्येक पार्ट जो इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। दूसरा जो रिएक्शन के बाद हमको मिल रहा है उसको कहते हैं प्रोडक्ट, है ना। और तीसरा ये साइन बताता है हमको कि ये किस तरीके का रिएक्शन है ना। अगर ये साइन को हम लोग इस तरीके से दिखा दें तो मतलब पता चलेगा कि रिएक्टेंट को आपको हीट करना होगा। कभी कभी इस हीट के जगह पे सीधा सीधा टेम्परेचर भी लिखा रहता है, जैसे 1500 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों में कोई एक चीज यूज होगा। कभी कभी क्या होता है कि इसके ऊपर में हम लोग सीधे लिखते हैं हीट, है ना। कभी कभी ये चीजें पता चलेगा कि जो रिएक्शन होगा वो किसके कारण होगा जी, तो यहाँ पे लिखा रहेगा सनलाइट, है ना। तो इस तरीके से ये जो लाइन है, और एक और होता है कि इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंटेट करते हैं। इसको इस तरीके के सिंबल को हम लोग कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन, है ना। रिवर्सेबल रिएक्शन, है ना, इसको कहेंगे क्या, रिवर्सेबल रिएक्शन। अब देखिए इस रिएक्शन में बहुत सारे चीज हमको देखने को मिलेंगे, है ना। एक केमिकल रिएक्शन के कितने चीज हो सकते हैं ना। पहला होता है जो केमिकल रिएक्शन आपको मिला, जो केमिकल रिएक्शन आप करवा रहे हैं इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, है ना, कि ये केमिकल रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, ये हम समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद गैस भी इवोल्व हो सकता है, यानी गैस भी बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, है ना, अगर हम इस पर स्टडी करें इवोल्यूशन ऑफ गैस पर, तो क्या होगा कि कुछ हमें रिएक्शंस लेने होंगे जिससे हमें यह पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ जो है वो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है ना। जैसे अगर हम लोग CaCO3 को,
है ना, इसके ऊपर अगर हम वाटर को से रिएक्शन इसको करवा दें तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2 और ये जो है वो गैस है ना, यानी H2O के साथ इसका अगर हम रिएक्शन करवा दें CaCO3 को तो क्या बनाएगा CaO प्लस CO2 और जब गैस के फॉर्मेशन को दिखाना हो तो रिएक्शन के अंतिम में हम लोग गैस के साथ ये दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे दो एरो और होते हैं, अगर ये ऊपर की ओर है ना, अगर ये ऊपर की ओर है तो इसको हम लोग गैस कहेंगे और अगर नीचे की ओर है तो इसको कहते हैं PPT यानी प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट, है ना, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये PPT हो गया, ये गैस का रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा हमें क्या समझना है कि कुछ कलर भी चेंज होते हैं, है ना, चेंज इन कलर लिख देते हैं, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का कलर, है ना। अब क्या करेंगे कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ चीज डाल देंगे, है ना, ऐसे करके। तो इसमें क्या होगा कि एक और यहां से हम लोग वाटर ले लिए इसमें और एक ले लिए क्या CaCO3, है ना। ये दोनों को जैसे रिएक्शन करवाइएगा तो यहां से क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। यानी चेंज इन टेम्परेचर के आधार पर अगर हम देखें तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन होगा वो दो तरीके का होगा। पहला होगा एक्सोथर्मिक, एक होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एक होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा जो होता है वो होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक उस रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें हीट जो है वो इवोल्व हो, है ना, और इंडोथर्मिक इसमें हीट देना पड़े आपको, है ना। तो इस तरीके से कुछ केमिकल रिएक्शंस के प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगे, है ना। अब इसे क्या करना है, एक और लास्ट में बचा हुआ है ना, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। अब हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसी को हमने बोला था PPT। ये क्या होता है जी, तो ये क्या होता है कि ये सेमी सॉलिड नहीं कह सकते इसको, अनसॉलेबल डस्ट होता है, अनसॉलेबल डस्ट विच रिमेन इन टेस्ट ट्यूब, है ना। वो ऐसा केमिकल रिएक्शन के जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे कुछ अनसॉलेबल डस्ट उसमें बच जाते हैं टेस्ट ट्यूब में, इसी को हम लोग कहते हैं PPT। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद हमें जो पढ़ने हैं उसको उसे हम लोग कहेंगे क्या, केमिकल इक्वेशन, है ना। तो हमारा हेडिंग क्या है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब और क्या है जी, पिछले बार जिस चीज को हमने लिखा था, है ना, जिस चीज को ऐसे ही लिख दिया था उसका इस बार सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें करना होता है ना। जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा क्या कहते हैं कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ any chemical reaction is called chemical equation, ठीक। तो इसी को हम लोग आगे अभी देखेंगे कि केमिकल रिप्रेजेंटेशन को ही अगर उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेट कर दें, हाइड्रोजन को जिस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं अगर उस सिंबल से उसको रिप्रेजेंटेट कर दें
कैल्शियम को जिससे करते हैं कैल्शियम को कर दें, आयरन को जिससे करते हैं आयरन को कर दें। इस तरीके की चीजें अगर हम कर रहे हैं, है ना, तो इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल में हम लेते हैं कि हमने क्या लिखा था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना क्या रहा था, वाटर, है ना, वाटर बना रहा था। अब क्या है कि इसी का अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दे, H2 प्लस O2, है ना, तीर का निशान H2O, इस पर चर्चा करेंगे, है ना। अभी हम लोग बात करते हैं कि हमें किसी भी इक्वेशन को बनाना कैसे है ना। हम अगर किसी इक्वेशन को लिखना चाहें तो उसको लिखेंगे कैसे, और ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कितने पार्ट के होते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन। केमिकल रिएक्शन जो हो गए इसके अलग अलग पार्ट के बारे में। सबसे पहला पार्ट हमें पढ़ना होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि टू बी कंबाइंड, इसका मतलब होता है टू बी कंबाइंड। टू बी कंबाइंड का मतलब क्या है कि जब ए और बी आपस में मिलेंगे तो एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम है ए बी, है ना। ए और बी आपस में मिल करके क्या करेंगे, ए बी एक प्रोडक्ट बनाएंगे। और हमें हमेशा ये ध्यान देना है कि जब भी किसी केमिकल इक्वेशन को लिखा जाए तो उसे बैलेंस करके लिखना है ना, उसका बैलेंस फॉर्म लिखना है, ठीक। अब देखिए इस पर ट्राई करते हैं हम लोग कुछ इक्वेशन को। क्या है, ए प्लस बी अगर मिलता है तो ए बी बनेगा, मतलब C प्लस O2 अगर मिलता है तो क्या बनाता है, CO2। अगर इस तरीके का इक्वेशन लिखा हुआ है और आपको कहे आइडेंटिफाई कीजिए, है ना, H2 प्लस O2, इसको अगर मिलाएंगे तो ये बनाएगा H2O, इसको बैलेंस कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा 2H2 प्लस O2 अगर मिलता है तो 2H2O बनते हैं। इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। अब कॉम्बिनेशन में किस तरीके का और भी देखने को मिलेगा, पहला तो देखने को मिलेगा ये जो कॉम्बिनेशन वाला है इसको भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। इसको बेसिकली हम लोग तीन भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला एलिमेंट प्लस एलिमेंट, प्लस एलिमेंट, है ना, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, ऐसे को हम लोग कहते हैं एलिमेंट प्लस एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है एलिमेंट प्लस कंपाउंड, है ना, एलिमेंट प्लस कंपाउंड। और जो तीसरा होता है वो होता है कंपाउंड प्लस कंपाउंड, है ना। एलिमेंट प्लस एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमेंट प्लस कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कंपाउंड प्लस कंपाउंड। अब देखिए अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा C प्लस O2 CO2, है ना। इसका एग्जांपल इस तरीके से हो गया। अगर हम इसको कहें कि जब एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, जैसे Cu प्लस HCl, ये क्या आ जाएगा, CuCl2 प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व कर जाएगा गैस के रूप में, है ना। और तीसरा क्या हमको कंपाउंड करना है, तो जैसे NH3 अमोनिया प्लस HCl, है ना, अमोनिया होगा और HCl होगा, ये क्या बना देगा NH4Cl2, है ना, सॉरी NH4Cl, कोई दिक्कत। इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को तीन भागों में क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन के बाद दूसरा पढ़ना होता है डीकंपोजिशन, है ना। दूसरा जो रिएक्शन हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डीकंपोजिशन, है ना। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स
कंपाउंड होगा वो ब्रेक करेगा किसमें, सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड है ना। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होगा वो सिंपल कंपाउंड में या सिंपल एलिमेंट में कन्वर्ट होगा। ठीक, यानी आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटेगा और छोटे छोटे कंपाउंड में वो कन्वर्ट होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, तो इस डीकंपोजिशन रिएक्शन को अगर समझना है तो हमें क्या करना होगा कि AB को टूटेगा किसमें, A प्लस बी में, है ना। AB जो होगा वो किसमें टूटेगा, A प्लस बी में। जैसे अगर हम बात करते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, है ना। तो PbNO3 को अगर हम तोड़ना स्टार्ट करें तो इसको सबसे पहले हमें हीट करना होगा, और जैसे ही हीट करेंगे तो ये करेगा किसमें, PbO प्लस NO2 प्लस O2 में, है ना। PbNO3 को अगर हम हीट कर दें तो वो किसमें टूटेगा, PbO NO2 प्लस O2 में। ये कहलाता है, ये देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये छोटे छोटे में टूटा, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में टूटना स्टार्ट करेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन भी अलग अलग चीजों पर काम करते हैं, है ना। ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये भी अलग अलग चीजों पर काम करेंगे। सबसे पहला, अगर हीट के कारण टूट रहे हैं, है ना, अगर डिकम्पोज हो रहा है किसके कारण, हीट के कारण, तो उसको पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, अगर इसके हीट के कारण हो रहा है तब। दूसरा, अगर लाइट के कारण हो रहा हो, है ना, तो इसको कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, है ना, इसको कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, जब लाइट के कारण हो रहा हो तब। तीसरा जो आता है ना, तो पहला अगर हीट के कारण हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा, अगर लाइट के कारण हो रहा हो तो उसको कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। तीसरा, अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा हो, है ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा हो तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसी तरीके से इसको हम देखते जाएंगे, है ना। मतलब जब हीट के कारण हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट के कारण अगर डिकम्पोज कर रहा है तो फोटो डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा हो तो उसको हम लोग इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन के अंदर में रखते हैं, है ना। चलिए अभी इस सब का एक एक एग्जांपल हम लोग लेते चलते हैं तो आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में। सबसे पहले इस थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, है ना। इस थर्मल डिकम्पोजिशन का भी एक एग्जांपल हम अभी देखे थे। इसको क्या कहते हैं, PbNO3 के होल ट्वाइस को अगर हम गर्म कर दें तो वो क्या बना देगा, PbO प्लस NO2 प्लस CO2, है ना। इस तरीके से यहाँ पे देखो हीट का साइन भी लगाए हैं हम लोग, तो इससे पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। उसी तरीके से हम लोग इसको पढ़ें फेरस सल्फेट 7H2O, है ना। अगर एक रहे, अगर यहाँ पे हम लोग हाफ लिख दें तो इसको पढ़ेंगे हेमी, है ना, हेमी। 1 है तो मोनो, 2 है तो इसको पढ़ेंगे डाई, 3 है
तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, है ना, 7 है तो हेप्टा। और सब के साथ साथ एक चीज लगाते जाएंगे जिसको कहते हैं हाइड्रेट, है ना। अगर यहाँ पे लिखा रहता है FeSO4 हाफ H2O तो उसको पढ़ते फेरस सल्फेट हेमीहाइड्रेट, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है FeSO4.7H2O। इसका सबसे पहले मतलब ये होता है कि जो फेरस सल्फेट है इसमें 7 मॉलिक्यूल्स किसके हैं जी, तो वाटर के हैं, है ना। तो जैसे ही इसको आप गर्म कीजिएगा, है ना, और किसी भी कंपाउंड में अगर कंपाउंड लिखा हुआ है ना, और उसके साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स शो हो रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड, है ना, हाइड्रेटेड। और अगर यहाँ पे वाटर नहीं होगा तो इसको कहते हैं एनहाइड्रस, है ना, इसको क्या कहते हैं, एनहाइड्रस। तो जब कंपाउंड प्लस वाटर हो तो उसको हम लोग हाइड्रेटेड पढ़ेंगे, और जब सिर्फ कंपाउंड हो तो उसको एनहाइड्रस पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे FeSO4+7H2O है, इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। और कंप्लीट नाम अगर इसका लेना है तो लेना है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, 7 को कहते हैं हेप्टा, इसलिए हेप्टा हाइड्रेट, है ना। इसको जब आप गर्म कीजिएगा क्या आ जाएगा, FeSO4 अलग हो जाएगा और 7H2O आपको वापस मिल जाएगा, जो कि वेपर के रूप में ऊपर चला जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉपर सल्फेट को करें, कॉपर सल्फेट और 5H2O, है ना, फिर से इसका नाम कॉपर सल्फेट 5H2O। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसका नाम लिखेंगे, है ना, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, है ना। तो कॉपर सल्फेट 5H2O को हम क्या कहेंगे, इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग गर्म करते हैं तो ये बनाता है कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, है ना, क्योंकि ये 5 मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपर बन के ऊपर की ओर चले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का कुछ एग्जाम्पल। आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन को या फिर फोटो डिकम्पोजिशन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन का, है ना। फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, देखो फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। फोटो मतलब लाइट, यानी कि जो सनलाइट के कारण डिकम्पोज करे, है ना। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस किसके कारण हो रहा हो, सनलाइट के कारण, तो उसको हम लोग कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। इसमें एक एग्जांपल होता है सिल्वर क्लोराइड AgCl, है ना। इसको सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, और जब इसको सनलाइट में आप डालिएगा, है ना, सनलाइट में जब इसको डालिएगा तो ये बनाएगा क्या, सिल्वर प्लस क्लोरीन, है ना। ये क्या बनाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन। पहले के समय में जो कैमरा फोन आते थे उसमें आप लोग देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, जो फूक फूक करके फोटो खींचता था, है ना, तो उसमें एक रील होता था, उस रील पर इसी सिल्वर क्लोराइड का एक लेप लगा होता था। अगर उसको आप सामने सूर्य के सामने ला दीजिए तो वहां से क्या होता था कि सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाते थे और ये ब्लैक कलर का हो जाता था, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये ग्रे कलर का हो जाता था सर, है ना। तो AgCl को सनलाइट के पास जब करवाते थे तो इस तरीके का वहां पे कलर चेंजिंग होता था। है ना, और एक होता है क्या, इसी में AgBr, जिसका कंप्लीट इसी का सॉल्यूशन लगा होता था, सिल्वर ब्रोमाइड इसको पढ़ेंगे। इस पर भी जब सनलाइट पड़ता है तो वो क्या कर देगा, Ag अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो ये जो इस तरीके से हम लोग देखे। अब आता है कि कुछ ऐसे चीज हैं, है ना, जो कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है उससे रिएक्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड,
हाइड्रोजन आयोडाइड को HI लिखते हैं, ये हाय व्हाट्सएप वाला नहीं लिख देना, है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड है। हाइड्रोजन आयोडाइड को जब यूवी रे से करवाते हैं रिएक्शन, है ना, यूवी रे के संपर्क में जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस इक्वेशन भी हो गया, है ना। उसी तरीके से ये सभी चीजें होती है ना। यानी कि जब फोटो डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस सनलाइट के कारण होता है तो उसको हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब हम लोग इसके साथ साथ कुछ समझेंगे फोटो डिकम्पोजिशन के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब देखो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। देखिए इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, है ना, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा, लेकिन किसके लिए होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के कारण होगा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। तो देखो अब क्या होगा यहाँ पे कि जब भी आप इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन करवाना चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आपको करवाना पड़ेगा रिएक्शन, तो ये चीजें देखने को मिलेगा। इसमें जो कंपाउंड आप यूज करोगे उसका एक फिक्स है कि वो आयोनिक कंपाउंड हो, है ना। आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड किसको कहते हैं, जो पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल्स में टूटता हो, है ना, पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल्स में टूटता हो। जब यहां से आप इस कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी को निकालिएगा, है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी को निकालिएगा तब यहां पे आपको आयोनिक फॉर्म का एलिमेंट मिलेगा, आयोनिक एलिमेंट, है ना। जैसे अगर हम बात करें NaCl, तीर का निशान इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही देंगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखे, हम लोग फिजिकल चेंजेस देखे, केमिकल चेंजेस देखे और केमिकल रिएक्शन देखे, केमिकल इक्वेशन देखे और केमिकल रिएक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं ये देखा हमने। और इसके बाद हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कितने पार्ट के होते हैं। तो क्लास थोड़ा बोझिल हो जाएगा बड़ा होने के कारण, है ना। तो हम क्या करते हैं, आज इसी डिकम्पोजिशन तक के क्लास को रखते हैं। अगले क्लास जो इसका पार्ट 2 आएगा वो भी, है ना, बहुत जल्द रिलीज कर रहे हैं हम, तो उसको भी आप लोग देखें और हमारे साथ एक बेस बना के चलना है कि हमारे पास जो समय है वो हम मेरी एग्जाम को दें, है ना, क्योंकि ये 10th का एग्जाम जो होता है यही हमारे जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम है और इसी से बीजारोपण होगा, है ना, बीजारोपण होगा और ये पता चलता है कि ये जो घोड़ा है वो कितना बड़ा रेस का है ना। अगर अच्छे मार्किंग आएंगे तो आप आगे की पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं। कम मार्किंग आने के बाद थोड़े से गार्जियन विश्वास करना बंद कर देते हैं, है ना। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए। जिस तरीके का भी प्रॉब्लम होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया रहेगा, तो आप उस नंबर पर हमसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।